हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 6, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म एंड मैटर फिजिक्स में। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत ही बेसिक से हम हमारे पास जो टर्म्स थे, जो डेफिनेशन थी, ठीक है, हमने उनके बारे में बहुत ही अच्छे से समझा है। बहुत ही बढ़िया से हमने एग्जांपल्स को ले करके हमने समझा है। ठीक है, नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स की, जो कि हम मैग्नेटिज्म में यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये जो है बोर्ड्स में आपके डायरेक्टली ही पूछ लेता है कि डिफाइन मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। ये डायरेक्टली पूछ लेता है या फिर इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं। ठीक है ना। तो बेसिक से कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। ठीक है भाई, टर्म्स है, डेफिनेशन है, तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, देखो, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप चाहो तो इसका जो नोट्स है वो जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, बट कोशिश किया करो कि आप सारी की सारी चीज़ें यहीं से लिख लो। ठीक है ना। कुछ बच्चे होंगे जो नोट्स प्रेफर नहीं करते होंगे, नहीं सर मैं तो सर यहीं से लिख लेगा। ठीक है, कुछ बच्चे होंगे। ठीक है, ये सारी बात की। तो स्टार्ट किया जाए, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं? हम समझने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमारे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी को। किसको समझते हैं? मैग्नेटिक परमेबिलिटी। देखो अच्छा, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का मतलब देखो हम कैसे समझ सकते हैं। सपोज करो कि आपने किसी एक मैग्नेट को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। ठीक है, या किसी भी एक मटेरियल को, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपने मैग्नेट को ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, किसी भी एक मटेरियल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। सपोज करो ये है। ठीक है, तो अब हमने कहा कि अब ये जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, है ना, कि इस मटेरियल पर, ठीक है, मतलब जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कितनी ज़्यादा इसको पेंट्रेट कर पा रही है, कितना ज़्यादा इसके ऊपर इफेक्ट कर पा रही है। समझ रहे हो? तो दैट इज हम इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, लिख लिया जाए। देखो इसमें कुछ नए नए टर्म्स आएंगे, है ना, तो उन नए टर्म्स को ही हम जो है मे बी हम अगले डेफिनेशन में क्या करेंगे, उसको फिर हम डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि इट इज द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच अ मटेरियल कैन बी पेंट्रेटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। या फिर अच्छा, इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू हमारी क्या है? म्यू हमारी है परमेबिलिटी ऑफ मैटर, किसी भी मैटर की क्या परमेबिलिटी। याद रखना, म्यू यहाँ पे हमारी क्या है? म्यू हमारी है परमेबिलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, आपने पढ़ा था एक म्यू नॉट पढ़ा था, तो म्यू नॉट आपकी क्या होती थी? आपकी होती थी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। आपने इसके पहले म्यू नॉट पढ़ा था ना, म्यू नॉट याद आया? म्यू नॉट, तो आपने म्यू नॉट को क्या बताया था? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये आपकी है परमेबिलिटी ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम इसे बेसिकली म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को हम म्यू से केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या फिर इसको आप इस एक दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इट्स मैग्नेटिक इंडक्शन बी। मैग्नेटिक इंडक्शन को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? बी। अब ये मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, बी टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है हम बी ना लेकर के कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा, है ना। ओके, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम ले लेते हैं एच। दो टर्म आपको फिर से आगे समझने हैं। क्या? एक अभी आपको टर्म समझना है मैग्नेटिक इंडक्शन बी, और एक आपको भी टर्म समझना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। ठीक है, तो सिंपली मैग्नेटिक परमेबिलिटी का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि रेशियो होगा किसका? मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब बी और एच क्या भी हम आगे देखेंगे। क्लियर है इतनी बात? पहले बताओ। सो आप फाइनली इस बी को, मतलब सॉरी, आपने कहा सर मैग्नेटिक परमेबिलिटी अगर हमें लिखना होगा, दैट इज हमें जो म्यू लिखना होगा, हम क्या लिख लेंगे? बी अपॉन एच। अब ध्यान से बात समझना, यहाँ पे बी आपकी जो यूनिट है, जैसे कि आपने कहा सर ये हमारी जो है वो क्या होती है? टेस्ला होती है। ठीक है, अच्छा, तो इस टेस्ला की यूनिट आप क्या रखते थे? तो आप कहते थे ना 1 टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये तो कहते थे ना। तो यहाँ से अब हम बात कर लेते हैं इसके यूनिट्स की। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट यही है, डेफिनेशन पूछ लेगा और विद आपको उसके साथ उसका यूनिट भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ना हम बात करते हैं सर यहाँ से म्यू की यूनिट देखो क्या हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको बी जो है ना, बी दैट इज आपकी ये क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक इंडक्शन कह लो या मैग्नेटिक फील्ड कह लो। ठीक है, और जो आपका एच है वो क्या है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। यहाँ पे ये इसकी जो यूनिट होगी वो अलग होगी। हम मैग्नेटिक अभी इंटेंसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखो बी, आपने कहा सर बी हमारा इसका जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, और टेस्ला का आप जानते हो क्या? न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यही तो कहते हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। आप इसके अगर डायमेंशन निकालते थे
तो देखो, तो इसकी हम जो यूनिट है, देखो बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की जल्दी से। देखो ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, है ना। तो मेरे ख्याल से चलो ठीक है, जैसा भी होगा देखेंगे, वीडियो को बड़ा रखते हैं या फिर छोटा, जैसा ये डिपेंड करेगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं, बहुत ही आसान आसान से टर्म्स होते हैं। आपको लगेगा कि सर ने ये क्या बता दिया, देखो हम इसको इस वजह से डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट वाले डेफिनेशन को इस वजह से डिफाइन कर रहे हैं। आपको लगेगा सर ने ये क्या बता दिया, तो मैंने इसके बारे में बाद में डिटेल में बताया कि एग्जैक्टली ये है क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ठीक है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। तो अब सभी चीज़ें एक साथ नहीं डिफाइन करी जा सकती है ना, ठीक है भाई। मैग्नेटिक परमिबिलिटी का डेफिनेशन होता है कि रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब ये क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, वो बाद में देखेंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वो बाद में देखेंगे। तो ये एक है, ठीक है ना, हमने इस तरीके से डेफिनेशन को बताया है नोट्स में भी। ओके, तो यूनिट की देखो अगर हम बात कर ले तो यूनिट की हमारी इसकी देखो क्या हो जाएगी, तो बी का हम क्या रखेंगे, बी का हम रखेंगे क्या, न्यूटन, क्या रख दिया जाए, न्यूटन, चलो डायरेक्टली टेस्ला ही रख देते हैं, ठीक है, टेस्ला हो गया, अपॉन, अब देखो यहाँ से एच की जो यूनिट है वो आपकी, एच की जो यूनिट है ना वो होगी एम्पियर पर मीटर, ठीक है। जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है इसकी भी एक डेफिनेशन होगी, बात समझना, इसकी भी एक डेफिनेशन होगी। तो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी भी क्या करेंगे, यूनिट निकालेंगे। तो हमने कहा एम्पियर पर मीटर, ओके। तो यहाँ से फाइनली आपको जो वैल्यू, मतलब आपकी जो यूनिट मिलेगी म्यू की, आप क्या कहोगे, टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, ये आपकी होगी किसकी, यूनिट इसकी हो जाएगी, ठीक है ना। लगे हाथ, यहाँ से देखो ये भी पूछ लेता है इसकी डायमेंशन, चलो बताओ, तो इसकी डायमेंशन देखो बता दो आप क्या हो जाएगा, चलो देखें कितने बच्चे कर पा रहे हो, डायमेंशन इसकी बताओ। देखो डायमेंशन निकालने का सिंपल सा तरीका, तो आपने कहा सर टेस्ला, टेस्ला दैट इज न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब इस न्यूटन पर एम्पियर मीटर की कितने बच्चों को यूनिट पता है, तो क्या करते थे, क्या होता था, एम, डायरेक्टली देखो कर रहे हैं mt-2 और a-1, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख दें, ठीक है ना, यहाँ पे हम रख देना भाई, फोर्स की यूनिट रखोगे सारी की सारी, तो आप इतना तो कर सकते हो ना। तो हम यहाँ पे देखो डायरेक्टली रख देते हैं क्या, इस टेस्ला की देखो हम इतना रख देते हैं क्या, mt-2 और a-1 अपॉन, इसको हम बड़े ब्रैकेट में ऐसे लगाते हैं, अपॉन एम्पियर मीटर, ओके। तो एम्पियर का तो आप यही रखते हो, मीटर अपॉन में है तो इनवर्स में मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या फाइनली आपको मिलेगा, m, ये देखो l ऊपर चला जाएगा, t टू द पावर -2 और a ऊपर चला जाएगा तो -1 ऑलरेडी है, तो a टू द पावर -2, ये आपकी हो जाएगी किसकी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी की यूनिट, सॉरी डायमेंशन, है ना, जिसको हम कह रहे हैं क्या, परमिबिलिटी ऑफ, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल की हम ये क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक परमिबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने मैग्नेटिक परमिबिलिटी को इस तरीके से डिफाइन किया, आपको नोट्स में ऐसे ही सारी की सारी चीज़ें डिफाइन मिलेंगी, ठीक है ना। इसके बाद जस्ट एक और आता है, सबसे पहले तो आप जो है नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। देखो कोई फायदा है नहीं, मतलब ये बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, हम समझा देते हैं। हम अब यहाँ पर बोर्ड्स में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी हम उसी को लिखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है, उन चीज़ों को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो, ठीक है। और देखो समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर आ जाओ यहाँ पर वीडियो में आ जाओ। देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको वीडियो देखना नहीं, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके पहले से, आपको अब एक तरीका पता चल गया है, ठीक है, कि हमें कैसे क्या पढ़ना है। ओके, देखो नाउ हम बात करते हैं अपने रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करते हैं, इसे मिटा दिया जाए। देखो बच्चे, सेकेंड हम अपना टर्म समझते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी। जैसे कि नाम से ही लग रहा है रिलेट करना है, तो क्या होता है कि देखो जितने भी हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंसेज होती हैं ना, ठीक है, तो उनकी परमिबिलिटी को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है ना। तो अब रिलेटिव परमिबिलिटी एग्जैक्टली होता है क्या, किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको रिलेटिव परमिबिलिटी अगर मतलब निकालना होगा तो आप क्या कहोगे, म्यू आर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, ये कह सकते हो कि परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, दैट इज म्यू आपका देखो क्या है, फिर से लिख लो, अगर आपको अगर ये चीज़ समझ में आई तो आप इसको लिख लो, म्यू आपका क्या है, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, ठीक है, और परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, और म्यू नॉट हमारा क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है ना। म्यू हमारा क्या है, परमिबिलिटी ऑफ मीडियम, मतलब पर्टिकुलर किस मीडियम में जो भी हमारी सब्सटेंस रखी गई है, ओके। और म्यू नॉट आपका आप क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमारी सिंपल से डेफिनेशन होती है रिलेटिव परमिबिलिटी की। बढ़िया सा नोट जो है आपको मिल जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात समझना, जैसे हमें जो है 3 टाइप के हमें जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ने हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो उन सभी की जो है कंडीशंस हैं ना, है ना, क्या है कंडीशंस, तो ये कहा जाता है कि जो डायामैग्नेटिक्स हमारे जो होते हैं,
डायामैग्नेटिक जो हमारे मटेरियल होते हैं उनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है ना, वो होती है लेस देन 1। उनकी रिलेटिव परमिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपका आ सकता है। जो पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक जो होता है उनकी जो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है ना, वो होती है 1 से ग्रेटर, ठीक है, 1 से ग्रेटर होती है। और एक आपका बचा फेरोमैग्नेटिक, जो बहुत ज़्यादा जो अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी जो परमिबिलिटी होती है वो होती है 1 से बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज 1 पॉइंट, है ना, मतलब 1 से बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो, मच ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। तो ये हमारी फेरोमैग्नेटिक की रिलेटिव परमिबिलिटी होती है। ओके, मतलब देखो परमिबिलिटी क्या है कि ये आपको एग्जैक्टली ये बताता है कि कोई भी मटेरियल किसी भी चीज़ को कितनी तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहा है, समझ रहे हो, मतलब कि कितना तेज़ी से वो उसको पेंट्रेट कर पा रहा है। दैट इज हमने परमिबिलिटी, हमने यही तो पढ़ा था कि कितना तेज़ी से पेंट्रेट कर पा रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमने कहा ये मेरे पास एक फेरोमैग्नेट, ये हमारे पास एक मान लो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, और मेरे पास यहाँ पे ये आयरन है, इसने क्या किया, इसको तुरंत अट्रैक्ट कर लिया। और मान लो यहाँ पे हम इस फेरोमैग्नेटिक मतलब मान लो मटेरियल की जगह, ठीक है ना, हमने मान लो जो है कोई एक दूसरा, जैसे मान लो कि हमने एक प्लास्टिक रख दिया, तो क्या उतना तेजी इसको पेंट्रेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज यही हमारी परमिबिलिटी है, समझ रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा समझो। ओके, तो ये हमारा हो गया क्या, रिलेटिव परमिबिलिटी। देखो बच्चे, नाउ बात करते हैं अपने हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की। क्या पढ़ते हैं इसे, ससेप्टेबिलिटी। ओके, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी क्या होता है, देखो सिंपली आप इसको ऐसे कह सकते हो कि हमारी ये रेशियो है, किसकी रेशियो है, ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, कीवर्ड आया है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, जो हमने फर्स्ट वाले जो हमने टर्म्स में देखा था, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी दैट इज एच, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेशियो होता है आई अपॉन एच का, ठीक है। अच्छा, इसको हम डिनोट करते हैं काई से, इसे हम क्या कहते हैं, काई कहते हैं, दैट इज सी एच आई, काई, चाई मत पढ़ लेना, काई से हम कहते हैं काई एम। ओके, सो काई एम इज इक्वल टू क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज आई अपॉन एच। अब हम यहाँ से, हमें देखो अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है कि अभी हमें ये सब अभी टर्म समझना है कि आई क्या होता है, एच क्या होता है, ये सब हमारे बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है। तो अब इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो इसका मतलब है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले अभी आपने एच की यूनिट पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, एम्पियर पर मीटर। तो अब ऐसी बात है, इसका भी यूनिट क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। तभी तो ये दोनों एम्पियर पर मीटर कैंसिल आउट होते हैं, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो अगर यूनिट नहीं है तो ये हमारी एक डायमेंशन लेस क्या होगी, क्वांटिटी होगी, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी के बारे में। चलो इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो क्या बताता है ये आपका कि एग्जैक्टली जो आपका मटेरियल है वो कितने ज़्यादा अमाउंट में मैग्नेटाइजेशन रिसीव करेगा, समझ रहे हो, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है ना। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू टेक अप मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, आसान सा सिंपल सा डेफिनेशन है। तो यही सब चीज़ें हमें पढ़नी है। ओके, चलो देखो जल्दी से देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये जो हमारा नेक्स्ट टर्म है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सिंपली मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब कि सिंपल आपका एक मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्ट करता हो, कहाँ, इन वैक्यूम एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म। मतलब देखो क्या हुआ कि एक ऐसी मैग्नेटिक हम कह सकते हैं कि एक ऐसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है ना, जो कहाँ एग्जिस्ट करती हो, जो एग्जिस्ट करती हो वैक्यूम में, और उसकी वजह से वो क्या मतलब उसकी वजह से क्या क्रिएट हो रहा है, एक मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा हो। मैग्नेटिज्म का देखो मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिज्म का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में ही बताया था कि मैग्नेटिज्म का मतलब है कि अगर कोई भी मटेरियल, अगर एक मान लो हमने कहा कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करते, तो इसका मतलब है कि वो मे बी किसी दूसरे मटेरियल से अट्रैक्ट हो सकता है या रिपेल हो सकता है, दैट इज मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या कि अट्रैक्ट और रिपेल होने की जो टेंडेंसी है दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, है ना। तो हमने कहा सर कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है वो क्या है, एक ऐसी फील्ड है ना, जो कहाँ एग्जिस्ट करती है, वैक्यूम में, और उसकी वजह से क्या इंड्यूस्ड हो रहा हो, इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस हो रहा हो, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा हो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, दैट इज हम उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहेंगे, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने कहा सर कि अब हमें ये जो है वैक्यूम अब हम कहाँ से लाएं, क्या हमें स्पेस में जाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो हमने कहा कि आप जैसे टोरॉइडल के अंदर जाओ, ठीक है, और टोरॉइडल जो आपने पढ़ा था ना, टोरॉइडल के बारे में आपने पढ़ा था पिछले वाले चैप्टर में, ठीक है। तो मान लो आपने कहा कि उसमें अगर हमारी अगर करंट फ्लो हो रही है,
ठीक है। तो करंट फ्लो होने की वजह से क्या हुआ, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्रिएट हुआ, समझ रहे हो। तो उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को ही हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी नॉट से। तो हम ये कहेंगे कि जो मतलब देखो अब बेसिकली है क्या वो, तो ये कहता है ना कि वैक्यूम, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे हम ये क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हमें म्यू नॉट लेना चाहिए था। ओके ठीक है, हमने यहाँ पे केवल म्यू लिया है ना। देखो क्या कह रहा है, ये वैक्यूम की बात कर रही है ना। तो परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, तो हमने कहा कि मैग्नेटाइजिंग जो हमारी जो फील्ड है वो किस पर डिपेंड करेगी भाई, करंट पर, और किस पर, वैक्यूम, है ना, परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम पर। दैट इज, अब मान लो आपने कहा सर अगर इसमें क्या होगा, इसमें n नंबर ऑफ टर्न हो, तो अब इस क्या रख दोगे, यहाँ पे n इंटू आई रख दोगे, तो ये आपका मैग्नेटाइजिंग फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा। सिंपल है। देखो अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि ये n और I मिल करके, बात समझना, ये भाई देखो ये मैग्नेटिक फील्ड जस्ट लाइक कि मैग्नेटिक फील्ड ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो टेस्ला होता है हम इसके लिए भी टेस्ला ही रखेंगे। लेकिन अब बात समझते हैं यहाँ से, हमने कहा सर यहाँ पे हमारी जो n इंटू आई है ना, यहाँ से आपका देखो दूसरा टर्म मिलेगा, इस n इंटू आई को, है ना, हमने कहा कि सर यहाँ पे हमारा ये जो n इंटू आई है ना, n इंटू आई, इस n इंटू आई को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H से। आगे बात समझ में। सो हम ये कह सकते हैं कि H इज इक्वल टू क्या हमें मिला, n इंटू आई। एक ये भी आपका एक डेफिनेशन मिला यहाँ से, ठीक है ना, H इंटू आई। सिंपल, बस याद रखो, टर्म याद रखो, अभी आपको ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, या फिर ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्मूला बनाने में भी अभी क्या है, न्यूमेरिकल का भी हम यूज करेंगे। तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी दैट इज H इज इक्वल टू क्या, ये जो Ni है ना, इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। ओके, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपका ये जो N है, ये आपका क्या है, N आपका है नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और समझना, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो अब देखो कहाँ से आया, तो आपने कहा सर ये हमारी आई है, तो अगर हम इसकी बात करें, देखो अच्छी, अगर यूनिट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो आई की देखो यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और आप एन को क्या कह रहे हो, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, दैट इज यूनिट लेंथ, दैट इज अपॉन में लेंथ, दैट इज एम। तो क्या हो रहा है, एम्पियर मीटर इनवर्स। यही तो मिला था, मैंने आपको ये तो बताया था कि एच की जो वैल्यू होती है, ठीक है, जो आई की जो वैल्यू होती है वो एक जैसी होती है। तो कैसे आई, यहाँ से देखो, मैंने बताया था ना कि हमें ये चीज़ें बाद में पता चलेंगी। तो H इज इक्वल टू क्या, n इंटू आई, और n इंटू आई से हम यहाँ से इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं ना। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लो, ठीक है ना। चलो आप इसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हो, चलो निकाल करके देखो, ठीक है। ओके, निकालिए डायमेंशन, डायमेंशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। क्या होगा, ए और क्या हो जाएगा, एल, एल, यही तो होगा, एल ही तो होगा। आगे बात समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई, समझ में कितनों को नहीं आई समझ में, ऐसे लिखोगे ए अपॉन एम, सॉरी माइनस वन होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, हाँ सर ठीक है, आप गलती सर कर दी, ठीक ठीक, चलो ऐसा लिखोगे ए अपॉन एम, मतलब एम्पियर अपॉन मीटर, तो एम्पियर की ए होती है, मीटर की एल होती है, तो एल ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो ये हमने यहाँ से क्या देख लिया, हमने यहाँ से मैग्नेटाइजिंग फील्ड देख लिया। फिर उसके बाद हमने मैग्नेटाइजिंग फील्ड के ही बेसिस पे हमने मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी देख ली, दैट इज एच। याद रखना टर्म है क्या, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, दैट इज एच, और एच इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू आई। तो यहाँ से हमें एच की वैल्यू अब पता चल गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये आई हमारी करंट है, वो वाला आई नहीं है ना, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग वो नहीं है ना, ये नहीं है, ये आई आपकी करंट है। हम ये मान करके चल रहे हैं कि करंट में जो है कुछ करंट फ्लो, मतलब सोलेनोइड में करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उस केस में हम आई यहाँ पे हम ये ले रहे हैं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। ओके, देखो ना, हम दूसरे टर्म की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। देखो बच्चे ना, हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज आई। अब ये आपका आई करंट वाला आई नहीं है, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दैट इज आई। इंटेंसिटी से ही हमने क्या ले लिया, फर्स्ट वर्ड ले लिया, दैट इज हमने आई ले लिया। क्या होता है, सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। याद है आपको मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको आप क्या कहते थे, एम, क्या कहते थे, एम, टू द पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आप क्या कहोगे, वी, ठीक है। तो यानी कि एम अपॉन वी का जो रेशियो होगा उसी को हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट मीन्स आई इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एम अपॉन वी, ठीक है। आप इसकी यूनिट निकाल लो, तो एम की यूनिट आपको पता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, कौन भूल गया। वी की यूनिट आपको पता है, मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर माइनस वन। आ गया भाई, तो हमने बताया था कि आई और एच की यूनिट देखो क्लियरली, यहाँ से समझो,
देखो अगर मेरे साथ आप अगर ये देखते चल रहे होगे तो है ना, तो आपको ये चीज़ें एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो गई होंगी अब कि आई और एच की यूनिट सेम आ रही, कैसे आई हमने ये सीख लिया। ठीक है, तो ये हमने अपने कुछ बेसिक से टर्म्स की बात करी ना। अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म समझते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने सबसे पहले वाले हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या जिसको हमने कहा था मैग्नेटिक इंडक्शन, या जिसको हम एक और नाम से जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज हम बी के बारे में पढ़ने वाले कि अब ये एग्जैक्टली बी क्या है। ठीक है, बताते हैं इनके इन सब चीज़ों को नोट डाउन आपने कर लिया होगा। ठीक है, करो। देखो बच्चे इस चीज़ को समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन, या जिसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के नाम से जानते हैं, दैट इज हम इसको साफ साफ कहेंगे बी, कि सर अब ये बी क्या है। हाँ आप कहोगे सर वो तो बी हमारा, हाँ ठीक है वही चीज़ था, वही चीज़ था, देखो वही चीज़ है। सपोज करो, मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास कोई एक बार मैग्नेट थी। ठीक है, ये एक बार मैग्नेट थी, इमेजिन, अभी केवल इमेजिन करना, ऐसा होगा नहीं एग्जैक्टली। ठीक है ना, ये बार मैग्नेट थी और मान लो हमने कहा सर मेरे पास यहाँ पर ये साउथ डायरेक्शन है और मेरे पास यहाँ और यहाँ पर इसकी ये जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने इस बार मैग्नेट को किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा। सोचो सोचो, ये केवल अभी इमेजिन करो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब कुछ ऐसा होगा। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा, रेज जो होंगी वो ऐसे जा रही होंगी, है कि नहीं। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो बोलो ऐसे जा रही होंगी ना। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना है। देखो अगर ये एग्जैक्टली अब ये है बार मैग्नेट, तो अगर ये बार मैग्नेट है बच्चे तो क्या होगा, अब इसका खुद का क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। बोलो होगी, होगी सर। ठीक है, अभी इमेजिन करना, ऐसा होगा नहीं, केवल इमेजिन करना है। सोचो क्या होगी कि इस बार मैग्नेट की खुद की एक जो है एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी, जो कि कैसे चल रही होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, जो कि कैसे चल रही होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ। बोलो चल रही होगी ना। ये हम इसको डैश लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे चल रही होगी, ऐसे चल रही होगी। क्या सच में ऐसा ऐसा बन रहा होगा? नहीं, ऐसा नहीं, ये हमारी केवल सोच है। हम ऐसा केवल सोच सकते हैं, ऐसा केवल इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो रहा होगा। देखो होगा क्या, क्या हो रहा होगा। आपने कहा सर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये इस तरफ है, ये जो हमने जो एक्सटर्नल जो हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है ये ऐसे इस डायरेक्शन में है, और खुद की भी जो है इसकी एक जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है भाई, ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो ये दोनों देखो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगी ना भाई। ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगी। समझ रहे हो, ये मेरी बात समझ पा रहे हो आप, रिपेल करेंगी। तो रिपेल करने से देखो होगा क्या, कुछ ऐसा सीन बनेगा। और समझना, कुछ ऐसा बनेगा जैसे देखो जितनी भी फील्ड लाइन, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, जो इस वाली लाइन के अंदर है ना, ये क्या करेंगी, ये इसकी तरफ से दब जाएंगी। समझ रहे हो, ये वाली जो फील्ड लाइन है ना, ये क्या करेगी, इसको ऐसे रिपेल करके अंदर की तरफ दबा देगी। ये वाली जो फील्ड लाइन है इसको रिपेल करके इसको अंदर की तरफ दबा देगी। ठीक है, बाकी की जो फील्ड लाइन बाहर होगी, ठीक है ना, वो क्या करेंगी, वो मतलब ऐसे बाहर की तरफ। समझ रहे हो, मतलब ये देखो कुछ इस तरीके से होगा। देखो थोड़ा सा समझना यहाँ पे, एक मिनट हम ऊपर से बनाते आते हैं। ठीक है ना, ये कुछ ऐसे देखो, मान लो हमने कहा सर ये हमारी पहली वाली थी, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे दब गई, फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकल गई। ये मान लो इधर वाला हम अगर हम इधर वाले को ले लें तो ये हमारी कुछ जो है वो इस तरीके से दबी होगी। ठीक है, उल्टा हो गया, नहीं सही है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो और भी ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी, दबी हुई होंगी, मतलब कुछ इस तरीके से। मतलब मान लो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे ऐसे सीधा गया, सीधा गया, सीधा गया, फिर जब ऐसे बाहर निकला होगा तो फिर ये ऐसे, है ना। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो भाई, यही तो होगा, बोलो। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ऐसे मतलब देखो ऐसे बहुत सारे लाइन्स होंगे। अब ये थोड़ा सा मोटा मार्कर है, आप पीडीएफ में देखोगे तो एग्जैक्टली आपको ये पता चलेगा, है ना। ऐसे बन नहीं पा रहा है, तो ऐसे बहुत सारी ऐसे लाइन होंगी जो क्या करेंगी, कर रही होंगी इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। एकदम ये सीधी होंगी, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा बना दे रहे हैं, बट ये एकदम एग्जैक्टली ये सीधा होगा। ठीक है, ये जो है सीधा होगा, है ना, ये ऐसे सीधा जा रहा होगा। ऐसे बहुत सारी ऐसे फील्ड लाइन्स होंगी। तो हमने यहाँ से बात ध्यान समझना, हमने कहा कि जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, है ना, जो भी इस बार से होकर के जा रही हैं, मतलब इसके सरफेस से होकर के जा रही हैं, तो उन मैग्नेटिक लाइंस को हम कहेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन। क्या कहेंगे,
मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन, और इन्हीं मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन से मिल करके हमारा क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेसिकली मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली हम कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, है ना, ऑफ इंडक्शन इनसाइड अ मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस। ठीक है, मतलब कोई भी हमने एक मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस हमने लिया है, तो उससे होकर के जितनी भी हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन जा रही हैं, अब ये जो लाइन जा रही होंगी वो किस पर डिपेंड कर रहा होगा, एरिया पर। तो पर्टिकुलर जितने एरिया में जा रही होगी, जितने एरिया से होकर के जा रही होगी, उसकी जो इंडक्शन है उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सब्सटेंस क्रॉसिंग यूनिट एरिया नॉर्मल टू देयर डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है, मतलब कि जितनी भी फील्ड लाइंस इस बार मैग्नेट से होकर के गई है ना, पर्टिकुलर इसके एरिया पर डिपेंड किया। मतलब हम बात करें, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, अब तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कोई स्ट्रेंथ है, मान लो हमने कहा सर बी, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कोई स्ट्रेंथ है बी या बी एम है, जो भी मान लिया जाए, जो भी हम मान लेते हैं, है ना, तो पर यूनिट एरिया की बात होगी। आ रही बात समझ में, सिंपल सा है डेफिनेशन है इसका, आप लिख सकते हो पीडीएफ से देख लेना, बहुत ही आसान है। ठीक है, सिंपल, आपको इतना समझना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। ठीक है, दैट इज हम तभी तो हम उसको कहते हैं क्या, टेस्ला, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं ना, वेबर मैग्नेटिक फील्ड की, और अदर यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। लिख लोगे आप, ये चीज़ बताओगे अपने को कमेंट करके, हाँ सर मैंने ये लिख लिया, ठीक है ना, जिसको आप न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी कहते हो। ये हमारी एसआई यूनिट है, कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है, मतलब जिसको जिसमें हम एमकेएस सिस्टम में लेते हैं। अगर हम बात करें अगर सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट में यही चीज़ हमारी हो जाती है क्या, गॉस, जो कि अभी हम लोग ने पढ़ा था, है ना, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, गॉस। ठीक है, सो गॉस हमारी छोटी यूनिट है, तो गॉस 1 गॉस इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। तो 1 कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁴ टेस्ला। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से हम एक चीज देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन हमारे ये जो बी है, एच है और आई है, ये हमारे तीन हमारे इंपॉर्टेंट नाम है, बी एच आई, हम इन तीनों में रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से डेरिवेशन आपका नहीं पूछता, सिंपली एक हम जल्दी से रिलेशन देखते हैं और उनके बेसिस पे हम फिर कुछ एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, बहुत ही आसान होते हैं। सिंपली मैंने आपको जो टर्म समझाया है, आप उन सारे टर्म्स को फिलहाल तो पहले याद रख लेना है, अच्छे तरीके से समझ लेना है। बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, कम से कम आप 2 बार देखो, आपको एग्जैक्टली याद हो जाएगा कि हाँ सर ने क्या, सर जो है वो क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है ना, देखो तो एक हेडिंग लगा लो जल्दी से, रिलेशन बिटवीन एच, आपको पता है एच का मतलब बी आपको पता है, और आई, है ना, आई हमारा ये इंटेंसिटी वाला, ये करंट वाला आई मत समझ लेना, ओके। तो देखो क्या रिलेशन होता है, बी इज इक्वल टू, यानी कि हमारी जो टोटल जो मैग्नेटिक जो भी हमारी इंडक्शन होती है, दैट इज टोटल, बी का मतलब क्या, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, ये इक्वल होता है म्यू नॉट ऑफ एच प्लस आई के। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर आपने देखो, आपने ये एक रिलेशन देखा है ना, आप ये जानते हो, आप एक और काई का एक फॉर्मूला जानते हो, जिसको आप कहते थे काई एम इज इक्वल टू, देखो क्या होता था, आई अपॉन एच, ये हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर एच की अगर वैल्यू निकालना चाहते हो, तो या आप यहाँ से अगर आई की अगर वैल्यू निकालना चाहते हो, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एच और इंटू काई एम, ये काई है, ठीक है, स्पेशल जादू वाला एक्स है ये, ठीक है, इसके 4 हाथ पैर निकले हुए हैं। तो आई इज इक्वल टू, देखो आप क्या रखते हो यहाँ पे, तो फाइनली आपको बी इज इक्वल टू क्या क्या मिलेगा, म्यू नॉट, और एच की जगह तो एच ही हो गया, प्लस आई की जगह हो गया एच और काई एम। ठीक है, अब यहाँ से एच को आप कॉमन ले लो, तो म्यू नॉट एच बाहर निकल जाएगा, तो बी इज इक्वल टू क्या बचेगा, म्यू नॉट एच, याद आया म्यू नॉट एच क्या था, याद आया, 1 प्लस काई एम। देखो इस म्यू नॉट को, है ना, या फिर आप ये याद करो कि यहाँ पे आपने जो एक मिनट, ठीक है, सही है, मुझे लगा शायद गलत नहीं, ठीक है। तो हमने कहा सर यहाँ पे अगर हम याद करो कि आपने एक बी इज इक्वल टू पढ़ा था, क्या, म्यू नॉट एच, ये भी तो आपने पढ़ा था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, है ना। तो यहाँ से आप इस बी की जगह क्या रख दोगे, म्यू नॉट एच रखोगे, तो क्या मिलेगा, बी की जगह हमने क्या रख दिया, म्यू नॉट एच, ठीक है, ओके, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ ठीक है, म्यू नॉट, यहाँ से नॉट नहीं होना चाहिए, म्यू नॉट एच 1 प्लस काई एम, तो ये एच से एच कैंसिल आउट हो गया, सो फाइनली म्यू इज इक्वल टू क्या बचा, म्यू नॉट 1 प्लस मिला। फिर डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो, तो यहाँ से आपको पता है म्यू आपका क्या है, म्यू आपका है परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल, म्यू आपकी क्या है, परमिबिलिटी, लिख लो ये सारी चीज़ें
परमिएबिलिटी ऑफ मटेरियल, और म्यू नॉट आपको पता है क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, लिख लो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और काई एम भी आपको पता है क्या, ससेप्टिबिलिटी, SUS ससेप्ट SEPT ससेप्टिबिलिटी, ओके ससेप्टिबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलो कहाँ चला जाए सर, नहीं आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं। आगे चलने का मतलब देखो, तो हमने बेसिकली हमारे पास टोटल 6 से 7 टर्म थे, हमने उन 7 से 7 टर्म हमने अच्छे से समझ लिया है। और नोट्स में जो है ना आपको एक जगह पे, ठीक है, सारी की सारी जितने भी हम टर्म समझाए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि नोट्स में आपको एक पेज ऐसा भी मिले नोट्स में जिसमें आप सारी की सारी चीज़ें एक जगह देख सकते हो। और इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी एक जो है एग्जाम में आपका आ सकता है, कोई भी एक आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप आधे घंटे के अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाना है, कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम आनी नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। फिलहाल आपको अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताओगे कि हाँ सर मेरे को नहीं सर प्रॉब्लम आई, अपने कहा प्रॉब्लम नहीं आई, बट नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप फिर से देखना। ये बेसिकली हम फिर से कह रहे हैं आपको, ये हमारे सिंपल से कुछ टर्म्स हैं, तो टर्म्स हमें याद रखने ही पड़ते हैं, डिफाइन करे जाते हैं। तो भाई जिस बेसिस पर डिफाइन करे जाते हैं, अब हमें देखो, अब हमने तो प्रैक्टिकल नहीं किया ना, समझ लो, अब हम प्रैक्टिकल तो नहीं कर रहे हैं। हमें जो भी हमें प्रैक्टिकल जो बनी बनाई जो हमें चीज़ें मिली हैं, हम उन्हीं को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप ध्यान रखो, यही है हमारा, है ना, एग्जैक्टली। चलो जल्दी से हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। देख बच्चे, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑब्टेन द अर्थ्स मैग्नेटाइजेशन। लो, अर्थ का ही मैग्नेटाइजेशन पूछ दिया, कितने मजे की बात है, मतलब अर्थ का ही, अभी हम लोग मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, और अर्थ का ही मैग्नेटाइजेशन पूछ दिया। एज्यूम दैट अर्थ्स फील्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ जायंट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, ये देखो मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया, यानी कि आपने कहा सर मेरे पास अगर हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो हमें m की वैल्यू पता चल गई, कितनी, 8 × 10⁻22, और आपको पता है एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। एज्यूम दैट अर्थ, ठीक है, कह रहा है कि कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ जायंट बार मैग्नेट। ये मान करके चलना है, ये एज्यूम करके चलना है, ठीक है, कि जो अर्थ फील्ड है वो बेसिकली की वजह से हो रही है, एक बार मैग्नेट रखा हुआ है ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये आपका मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। तो वहाँ पर एक बार मैग्नेट रखा है और उसकी वजह से जो भी मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो रही है वो उसी बार मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो आपको उस बार मैग्नेट का साफ साफ आपसे ये पूछ रहा है कि आप उस बार मैग्नेट का क्या बताओ, मैग्नेटाइजेशन बताओ, ठीक है। तो देखो मैग्नेटाइजेशन का सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मतलब m इज इक्वल टू, देखो मैग्नेटाइजेशन दैट इज m इज इक्वल टू, देखो एक मिनट, ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्टेन द अर्थ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, यानी कि आपको अर्थ की मैग्नेटाइजेशन निकालनी है, ठीक है ना, यानी कि इंटेंसिटी, यानी कि जो भी मैग्नेटाइजेशन की जो भी इंटेंसिटी है, दैट मीन्स आपको I निकालना है। यहाँ से एक बात ध्यान रखना, आपको I निकालना है, ठीक है, और आपको ये m दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है ना, मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया है। तो आप जानते हो कि I इज इक्वल टू होता क्या है, आप कहते हो सर m/v। अब आपको यहाँ m तो पता है बट यहाँ पे v नहीं पता, तो आप मेरे को बताओ v। अब सर्कल को आप कैसे मान रहे हो, आप यहाँ पर एज एक, अगर आप सर्किल ले रहे हो ना, तो सर्किल, अर्थ को आपने मान लो अगर एक सर्किल लिया है, तो सर्किल का आपको क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम। तो सर्किल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr3, यही तो होता है। तो आपने कहा सर यहाँ पे हम जो v है वो इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 4/3 πr3। अब अर्थ की रेडियस पे आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, चलो बताओ, 4/3 इंटू पाई की जगह हम पाई ही रखेंगे, और इंटू आर की जगह कितना रखेंगे, 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है, यानी कि 6400 किलोमीटर, ये तो होता है ना, याद करो 6400 किलोमीटर ये होता है। तो हमने इसको क्या कर लिया, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आरी बात समझ में, ठीक है। तो हमने कहा सर हम इस v की जगह भी हम इतना 4/3 πr3 इतना रख सकते हैं। चलो इसको अब सॉल्व किया जाए, अब बाकी जो है वो आपकी बारी अब, है ना, सॉल्व करने की। आगे बात समझ में, कर लोगे, आप मत कहना सर ने तो सॉल्व किया नहीं। भाई अब देखो, अब ये सब हम ऐसा नहीं है हमको ना, सब ये सब चीज़ों में फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है, मतलब अपना आप तो प्रैक्टिस करोगे, आप तो अपना करोगे, बट हमें ये देखो वीडियो का समय है ना, एक टाइमिंग है ना, ठीक है, समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो आप, कहाँ समझोगे सर। चलो देखो, अच्छा v की वैल्यू रख लो, आप इसको सॉल्व कर लो, अब बताओ मेरे को, आप आंसर कमेंट करके बताओ सर आपका सर आंसर कितना आया है, इंटू 10⁻6, ठीक है। आप ये मेरे को कमेंट करके बताओगे, हम यहाँ पे आंसर नहीं लिख रहे हैं, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, बस केवल ऐसे ही फालतू का बच्चे बस कमेंट करते हैं, सर वीडियो नहीं डाला, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब यहाँ से हम एक टॉपिक आपके लिए छोड़ रहे हैं,
ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल वो थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ट्राई करना। हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, या तो हम इसी वीडियो में डाल देंगे, या फिर जो है अगर आप कहोगे तो फिर जो है हम उसका भी एक वीडियो डाल देंगे। बट पहले देखो बच्चे, आप खुद से ट्राई करो, जैसा कि असाइनमेंट होता है ना, जस्ट लाइक उस तरीके से है। तो आप हेल्प लो, ठीक है। आप जो है वो दूसरे यूट्यूबर्स की चैनल को देखो, आपको जहाँ अच्छा लगे। ऐसा नहीं है आप ये कोई बाउंडेशन नहीं बचे। देखो हम हमेशा सभी बच्चों से ही कहेंगे कि ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप जो है नहीं, आपको क्वालिटी जहाँ अच्छी लगे, आपको जहाँ बहुत ही मज़े से एकदम समझ में आ जाए ना, आप वहाँ से पढ़ाई करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। फिर से कह रहे हैं, ये हमारा चैप्टर हो गया है यहाँ तक फिनिश, और इस बचे हुए 10 दिन में, 10 दिन है ना, हाँ 10 दिन, ठीक है, मतलब इस महीने के 10 दिन में हमें 2 चैप्टर खत्म करने हैं। फिजिक्स के 2 चैप्टर खत्म करना है, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर बोले थे, ठीक है, बट कोशिश करेंगे उसके 2 चैप्टर हम खत्म करेंगे। बट पूरी कोशिश रहेगी फिजिक्स का हम 2 चैप्टर फिनिश करेंगे, ठीक है। और मैथ का तो टेंशन आपको लेना ही नहीं है, मैथ तो जैसे चल रहा है चलने ही दो, मैथ का टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ये है, बाकी आप अपने बुक से भी जो है एक्स्ट्रा कुछ अपने जो है क्वेश्चन को देखो और उनको लगाओ, ठीक है ना। वो ससेप्टेबिलिटी वाले टाइप के क्वेश्चन लगाओ, बहुत ही आसान है, सिंपल। मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, उसी फॉर्मूले पर आपका सारा का सारा क्वेश्चन लगेगा, ठीक है ना। जो आपने कहा ना, जो काई एम जो आपका फॉर्मूला था, म्यू आर 1 वाला जो फॉर्मूला था, तो उसके बेसिस पे बहुत सारे ऐसे एनसीईआरटी में आपके न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप ये मत कहना सर आप एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल्स नहीं बता रहे हो, तो ये उसी का तो पोर्शन है। समझ रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना आप ख्याल रखो। और हाँ, आप ये कमेंट करके जरूर बताओगे कि हाँ सर ये मेरे को समझ में आया है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स से जो है उसको शेयर भी कर दो, मज़ा आ जाएगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा और मेरे को भी मज़ा आ जाएगा, और आपको आपके फ्रेंड्स को भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना आप ख्याल रखो।